बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी। तो ये मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी के ऊपर आई थिंक ये पार्ट 4 या पार्ट 5 वीडियो है और आपको ये सारी वीडियोस सेल इंजरी वाली प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। अच्छा, मैंने वीडियो बनाई है इससे नेक्स्ट वाले पार्ट की, जिसमें मैंने क्लिनिको पैथोलॉजिकल कोरिलेशन बता दिया है, लेकिन इससे पहले वाले कुछ टॉपिक्स थे इनके ऊपर फ्लो चार्ट बन नहीं सका क्योंकि रिलेटिवली एक टॉपिक थोड़े से बोरिंग और इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है इन टॉपिक्स की, लेकिन थोड़ा बहुत हम इनको यहाँ से पढ़ लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी को। तो इन पर फ्लो चार्ट नहीं है, हाँ इनकी ऐसे मैं आपको रिवीजन दे सकता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी से। तो जो सेल इंजरी के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, पहला प्रिंसिपल ये है कि जो इंजीरियस स्टिमुलस के खिलाफ जो सेल का रिस्पॉन्स होता है वो डिपेंड करता है कि इंजरी की नेचर क्या है, इंजरी की ड्यूरेशन क्या है या इसकी सिवियरिटी क्या है। लाइक अगर कोई केमिकल टॉक्सिन्स होता है वो स्मॉल डोज के अंदर या इस्कीमिया का ब्रीफ पीरियड होता है वो रिवर्सिबल सेल इंजरी होता है। लेकिन अगर यही केमिकल टॉक्सिन अगर ज़्यादा डोज में दिया जाए या स्कीमिया को प्रोलॉन्ग कर दे तो वो रैपिड सेल डेथ करवा सकता है या इरिवर्सिबल सेल इंजरी करवाता है। तो वह डिपेंड करता है कि इंजरी की नेचर क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है, उसकी सिवियरिटी क्या है, उसी के अगेंस्ट या उसी के रिस्पॉन्स में सेलुलर इंजरी होगी। फिर है दूसरा है कि जो सेल इंजरी का कॉन्सिक्वेंसेज होता है डिपेंड करता है कि जो इंजर्ड सेल है उसकी अडाप्टेबिलिटी, उसकी स्टेट और उसकी टाइप क्या है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि जो न्यूरॉन होते हैं वो 3 से लेकर 4 मिनट तक हाइपोक्सिया को बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे स्केलेटल मसल होती है लेग के, जब उनको ब्लड सप्लाई से डिप्राइव्ड कर देते हैं, लेकिन अगर ब्लड सप्लाई को रिस्टोर करते हैं तब ये इनकी न्यूट्रिशनल स्टेटस वापस आ जाता है। लेकिन जो कार्डिक मसल सेल होती है उनका कोई रिजर्व वगैरह नहीं होता। ठीक है, ओके। इसके अलावा यहाँ पर यह भी लिखा है कि अगर दो इंडिविजुअल है, दोनों इंडिविजुअल को सेम टॉक्सिन की कंसंट्रेशन का एक्सपोजर करवाते हैं लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड का, तो वो एक में इफेक्ट करवाता है, एक में इफेक्ट नहीं कराता। तो दैट मीन्स कि डिफरेंट इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंट जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है या डिफरेंट अडाप्टेबिलिटी होती है। और लास्ट प्रिंसिपल है कि जो इंजीरियस स्टिमुलस होता है वो बिगर इंटरकनेक्टेड मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देता है जो कि सेल को डैमेज करते हैं। ठीक है, यानी जो सेल की इंजरी है उसको आप सिंगल मैकेनिज्म से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बल्कि बहुत सारे मैकेनिज्म मिलकर काम करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ जनरल मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी एंड द इंट्रासेलुलर टारगेट ऑफ इंजीरियस स्टिमुलस होते हैं। अब जो प्रिंसिपल टारगेट होते हैं इंजीरियस स्टिमुलाई के सेल के कौन कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हमने पढ़ना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन पढ़ना है, डैमेज टू द डीएनए पढ़ना है, ओके। फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फ्री रेडिकल्स पढ़नी है, कैल्शियम होमियोस्टेसिस है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये पार्ट्स होते हैं जो वल्नरेबल होते हैं इन रिस्पॉन्स टू सेल इंजरी। तो पहला है माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। आपको पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये बहुत सारे पाथवे के अंदर आ जाते हैं जो सेल की इंजरी और सेल की डेथ करवा सकते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर स्टेशन होते हैं जो कि एनर्जी बनाते होते हैं। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो किन किन चीज़ों से डैमेज हो सकती है? वो साइटोसोलिक कैल्शियम से भी डैमेज हो सकती है, या आरओएस से भी डैमेज हो सकती है, या ऑक्सीजन की डेप्रीवेशन से भी डैमेज हो सकती है। जब एक मतलब डैमेज हो जाए, ठीक है, तो दैट मीन्स वो आगे सेल की डेथ करवा सकते हैं। इसके अलावा जो म्यूटेशन होती है माइटोकॉन्ड्रियल जीन में वो भी कुछ इनहेरिटेड डिसऑर्डर करवाती है। तो 3 मेजर कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज के। ये तो थे कॉजेस। अब इसके यानी कॉजेस कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोसोलिक कैल्शियम है, ओके, आरओएस होता है, ऑक्सीजन डेप्रीवेशन होता है। तो ये 3 इसके क्या होते हैं? कॉजेस होते हैं। अब इसके इफेक्ट पड़ते हैं, तो ये कॉजेस की हेडिंग दे देते हैं और अब इसके इफेक्ट्स की हेडिंग है। तो 3 इफेक्ट्स होती है माइटोकॉन्ड्रिया के डैमेज होने की वजह से। एटीपी की डेप्लीशन है, दूसरा क्या होता है, ओके, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इनकम्प्लीट होती है जिसकी वजह से आरओएस की फॉर्मेशन होती है, और तीसरा एंजाइम्स या माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन लीक करना शुरू कर देती है, स्पेसिफिकली साइटोक्रोम सी। तो पहले स्टार्ट करते हैं एटीपी की डिप्लीशन। जब माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होता है तो फिर एटीपी की सिंथेसिस कम से कम होती है और एटीपी की डिप्लीशन होना शुरू हो जाती है। ये आपको हाइपोक्सिक और केमिकल टॉक्सिक इंजरी दोनों के अंदर देखने को मिलती है। अब एटीपी 2 तरीकों से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कहती है कि जो मेजर पाथवे होता है मेमेलियन सेल में, स्पेसिफिकली जो ब्रेन और लीवर के अंदर, वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का होता है, जबकि दूसरा पाथवे है ग्लाइकोलिटिक रिएक्शन होता है। ग्लाइकोलिसिस में रिलेटिवली कम एटीपी बनते हैं और इसमें ग्लाइकोजन का रिजर्व तोड़ना पड़ता है, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया के डैमेज के अलावा जो एटीपी की डिप्लीशन की और क्या वजह हो सकती है? हाइपोक्सिया की हो सकता है, इस्कीमिया हो सकता है, या कुछ टॉक्सिन्स होती है वो भी एटीपी की डिप्लीशन करवा सकते हैं। यानी जो एटीपी की डिप्लीशन होती है वो किन किन से हो सकती है? माइटोकॉन्ड्रिया के डैमेज से, इसके अलावा ऑक्सीजन के रिड्यूस सप्लाई से और न्यूट्रिएंट के रिड्यूस सप्लाई से। न्यूट्रिएंट की कमी को हम जैसे ब्लड फ्लो की कमी को इस्कीमिया बोलते हैं, हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की कमी होती है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया का डैमेज होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के डैमेज होने की वजह से हाई कंडक्टेंस चैनल्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल परमिएबिलिटी ट्रांजिशन पोर। अब ये जो कंडक्टेंस चैनल ओपन होते हैं तो इससे जो माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो लॉस होना शुरू हो जाता है। जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल लॉस हो जाएगा तो फिर जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होनी
होती है जिसमें एटीपी की सिंथेसिस होती है बाय द कपलिंग ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो खराब होना शुरू हो जाती है। जब पोटेंशियल लॉस हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो एटीपी की सिंथेसिस कम से कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब एटीपी के सिंथेसिस कम होने की वजह से क्या क्या होगा। नंबर 1, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है उनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। जब उनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी तो वो सोडियम को कैल्शियम को अंदर आना शुरू करने देंगे। फाइनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की और सेल की स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। इसके बाद है सेलुलर एनर्जी मेटाबॉलिज्म इज अल्टर्ड। अगर सेल की तरफ ऑक्सीजन सप्लाई कम कर दी जाए, फॉर एग्जांपल हाइपोक्सिया हो गया या स्कीमिया में भी ऐसा होता है, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन रुक जाती है, जिसकी वजह से सेलुलर एटीपी की फॉर्मेशन कम से कम होती है और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। अब ये करते क्या है, ये फॉस्फोरिलेशन करना शुरू कर देती है एएमपी और फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज की एक्टिविटी को बढ़ाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लाइकोलिसिस का रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्यों बढ़ गई, क्योंकि ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज वो स्टिमुलेट होता है एएमपी से, और फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज एक्टिविटी बढ़ने से ग्लाइकोलिसिस बढ़ जाती है। ठीक है, ये क्यों करते हैं, ताकि एनर्जी सप्लाई को मेंटेन कर सके बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज डिराइव्ड फ्रॉम ग्लाइकोजन। ऐसा होगा, फिर इसकी वजह से क्या होगा, ग्लाइकोजन के स्टोर क्या होना शुरू हो जाएंगे, डिप्लीट होना शुरू हो जाएगी। जो ग्लाइकोलिसिस होती है एनारोबिक कंडीशन के अंदर, तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है, वो पीएच को कम कर देगा, जो एंजाइम को डीनेचर कर देगा और न्यूक्लियर क्रोमेटिन की क्लम्पिंग होना शुरू हो जाती है। अगर प्रोलॉन्ग या वर्सनिंग डिप्लेशन होती है एटीपी की, तो प्रोटीन सिंथेटिक अपैरेटस की स्ट्रक्चरल डिसरप्शन होती है, तो इसकी वजह से राइबोसोम डिटैच होना शुरू हो जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और पोलिसोम की डिसोसिएशन होना शुरू हो जाती है। फाइनली इसकी वजह से भी प्रोटीन की सिंथेसिस कम होना शुरू हो जाती है। इनको मैंने नेक्स्ट वीडियो के अंदर फ्लो चार्ट से समझाया हुआ है, तो आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, उसके अंदर बहुत सारे फ्लो चार्ट्स हाइपोक्सिया स्कीमिया ये कोरिलेट हुए हुए हैं। ओके, अब माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो गया तो फिर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होती है। जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होती है तो आरओएस की फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है। जब आरओएस की फॉर्मेशन ज़्यादा होती है तो फिर आरओएस क्या करते हैं, 3 काम करते हैं, वो आगे बताऊंगा। इसके बाद है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन की जब लीकेज होना शुरू हो जाती है, स्पेसिफिकली साइटोक्रोम सी की, तो फिर वो इंट्रिंसिक पाथवे को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। अब कहती है कि जो बैक्स और बैक होती है ये प्रो अपप्टोटिक होती है, ये चैनल्स को बनाना शुरू कर देती है जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के लिए स्पेसिफिक होती है। इसके बाद है मेम्ब्रेन डैमेज होता है। जो सिलेक्टिव मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी इसका अर्ली लॉस होता है, तो वो मेम्ब्रेन डैमेज करवा देती है। यानी इन शॉर्ट ये आपको सारी की सारी सेल इंजरी के अंदर देखने को मिलती है सिवाय एपोप्टोसिस के। यानी एपोप्टोसिस के अंदर मेम्ब्रेन इंटैक्ट होती है, बाकी तमाम इंजरी के अंदर मेम्ब्रेन इंटैक्ट नहीं होती, मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है। ओके, इस्कीमिक टिश्यू में जो मेम्ब्रेन डिफेक्ट होता है वो एटीपी के डिप्लेशन की वजह से होता है, और दूसरा होता है कैल्शियम मीडिएटेड एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज। यानी आपने हर हेडिंग के अंदर कॉजेस पढ़ने और इसके इफेक्ट पढ़ने हैं। तो कॉज क्या होगा, एटीपी डिप्लेशन, दूसरा होगा कैल्शियम मीडिएटेड एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज। इसके अलावा जो मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरियल टॉक्सिन से भी डैमेज हो सकती है, वायरल प्रोटीन से भी डैमेज हो सकती है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन से भी डैमेज हो सकती है, फिजिकल और केमिकल एजेंट से भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो ये इसके कॉजेस होते हैं, फिर हम इसके इफेक्ट्स पढ़ते हैं। ओके, तो मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा तो ओके, अभी इफेक्ट्स नहीं बताया बल्कि उन्होंने क्या बताया, मैकेनिज्म्स बताया कि वो कौन कौन से मैकेनिज्म है जब मेम्ब्रेन डैमेज करवाते हैं। तो पहला है आरओएस। जो आरओएस होती है इस सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देती है बाय लिपिड परऑक्सीडेशन। इसके बाद है डिक्रीज फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। अब जो फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस होती है, डिक्रीज फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, वो किस वजह से होती है, या तो डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन की वजह से, हाइपोक्सिया की वजह से, दोनों की वजह से एटीपी की प्रोडक्शन कम से कम होती है, और एनर्जी नहीं होगी तो इनकी बायोसिंथेसिस भी कम से कम होगी। तो डिक्रीज फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस होती है तो सारी की सारी मेम्ब्रेन की सिंथेसिस कम हो जाती है। इसके बाद है फॉस्फोलिपिड ब्रेकडाउन। ओके सॉरी, अच्छा यहाँ पर लिखा है कि जो सेल इंजरी होती है, तो सेल इंजरी के में होता है क्या है, जो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाती है। क्यों, क्योंकि जब सेल की इंजरी होती है तो साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया का कैल्शियम दोनों बढ़ जाता है, फिर वो कैल्शियम फॉस्फोलाइपेज को एक्टिवेट करती है, फॉस्फोलिपिड को तोड़ देती है। फॉस्फोलिपिड के ब्रेक डाउन होने की वजह से जो लिपिड ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है उनकी एक्युमुलेशन होती है, लाइक अनएस्टरीफाइड फ्री फैटी एसिड है, कार्निटीन है, लाइसोफॉस्फोलिपिड है, जिनका मेम्ब्रेन के ऊपर डिटर्जेंट एक्शन होता है। इसके अलावा ये लिपिड बाइलियर में इंटरसेक्ट होने के बाद परमिएबिलिटी को अल्टर कर देती है। और लास्ट है साइटोस्केलेटल अब्नॉर्मैलिटीज। तो साइटोस्केलेटल फिलामेंट होती है, ये सेल को सपोर्ट देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल के इंटीरियर से जोड़ते होते हैं। लेकिन अगर साइटोसोलिक कैल्शियम से प्रोटीज एक्टिवेट होते हैं तो वो मेम्ब्रेन को डैमेज करवा देते हैं। तो मेम्ब्रेन कौन कौन सा मैकेनिज्म से डैमेज हो रही है, आरओएस से डैमेज हो रही है, फॉस्फोलिपिड के ब्रेक डाउन से हो रही है, या डिक्रीज फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस है, फॉस्फोलिपिड के ब्रेक डाउन है, और साइटोस्केलेटल डैमेज है। तो इस वाले फ्लो चार्ट को आपने अच्छी तरीके से तैयार करना है। अब इसके इफेक्ट बता रही है, जब माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी तो इसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रियल परमिएबिलिटी ट्रांजिशन पोर, इनको क्या बोलते हैं, हाई कंडक्टेंस चैनल्स बोलते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के ऊपर पड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये ओपन होना शुरू हो जाती है। जब ये ओपन होना शुरू हो जाएगी तो एटीपी की जनरेशन कम से कम होती है, और ऐसी प्रोटीन की रिलीज होती है जो एपोप्टोसिस करवा देती है, स्पेसिफिकली साइटोक्रोम सी का लीकेज होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी तो ऑस्मोटिक बैलेंस लॉस हो जाएगा, और फ्लूइड और आयंस का इन्फ्लक्स हो जाएगा। ओके,
परमिएबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जो सेल होती है कुछ इंपॉर्टेंट मेटाबोलाइट को लीक आउट करना शुरू कर देते हैं जो एटीपी को बनाते होते हैं। और लास्ट है लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। एक मरतबा लाइसोसोमल मेम्ब्रेन डैमेज होगी और उसकी एक्टिवेशन होगी एसिडिक इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट के अंदर, तब ये जो लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं सेल के कंपोनेंट को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। एंजाइम के अंदर आरएनएज है, डीएनएज है, प्रोटीएजेज है, फॉस्फेटेजेज है, ग्लूकोसाइडेजेज है, जो आरएनए को, डीएनए को, प्रोटीन को और ग्लाइकोजन को तोड़ते होते हैं। फाइनली सेल नेक्रोसिस के अंदर चला जाएगा। अब लास्ट है, लास्ट नहीं बल्कि पता नहीं कौन सा है, इसके बाद है डैमेज टू द डीएनए है। डीएनए का डैमेज पड़ने वाले हैं। तो जब डीएनए को डैमेज पहुंचता है, स्पेसिफिकली न्यूक्लियर डीएनए को, तो वैसे सेंसर को एक्टिवेट करता है जो p53 डिपेंडेंट पाथवे को एक्टिवेट करती है। जो p53 होता है ये न्यूप्लेजिया के अंदर हमने पढ़ा था, गार्डियन ऑफ जीनोम था। ओके, p53 ये न्यूप्लेजिया वाले के अंदर ट्यूमर इंसेंसिटिविटी या ट्यूमर सप्रेसर जीन के अंदर आपने पढ़ा था। जो डीएनए का डैमेज होता है वो रेडिएशन की वजह से हो सकता है, कीमोथेरेपेटिक ड्रग की वजह से हो सकता है, आरओएस की वजह से हो सकता है, या एजिंग की वजह से हो सकता है, या साइटोसिन की डीमाइनेशन की वजह से हो सकता है। जब साइटोसिन की डीमाइनेशन होती है तो यूरासिल बन जाता है। जब डीएनए का डैमेज होगा तो वो p53 को एक्टिवेट करता है। जब p53 एक्टिवेट होती है तो वो सेल को G1 फेज में अरेस्ट करा देती है, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म को एक्टिवेट करती है। लेकिन अगर डीएनए रिपेयर नहीं हो सकता तो ये एपोप्टोसिस करवा देती है। ठीक है, इन शॉर्ट ये कैंसर होने से बचा देती है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और एक्युमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल्स होते हैं। तो यहाँ पर काम की चीज़ स्टार्ट हो रही है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है क्या है? अब होता ये है कि जब कोई इन्फेक्शियस पार्टिकल आता है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी मैक्रोफेजेस होती है, न्यूट्रोफिल होती है, वो करते हैं क्या? वो फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। द इंक्रीज प्रोडक्शन और डिक्रीज स्कैवेंजिंग ऑफ ROS, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस फिजियोलॉजिकल कंडीशन में भी होता है, लाइक इन्फ्लेमेशन के अंदर। वैसे इन्फ्लेमेशन पैथोलॉजिकल भी हो सकती है, और कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन है लाइक सेल इंजरी है, कैंसर है, एजिंग है, अल्जाइमर डिजीज है, तो वहाँ पे ROS कुछ ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं ROS जनरेशन। जो ROS होते हैं वो कितने मैकेनिज्म से बनते होते हैं? तो ROS होते हैं 6 मैकेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं। पहला है रिडॉक्स रिएक्शन, दूसरा एब्सॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, तीसरा इन्फ्लेमेशन, चौथा एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म, पांचवा ट्रांजिशन मेटल और छठा नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। पहला रिडॉक्स रिएक्शन है जो कि नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर हो रही होती है। नॉर्मल रेस्पिरेशन की ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन का रिएक्शन होता है जिसमें जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होती है उसकी रिडक्शन होती है बाय 4 इलेक्ट्रॉन्स और बन जाता है H2, और इससे वो रिएक्शन करता है H2 से तो बनता है 2 वाटर के मॉलिक्यूल, और ये रिएक्शन को कैटालाइज करने वाले ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं ER के अंदर, साइटोसोल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, पेरोक्सिसोम के अंदर और लाइसोसोम के अंदर। अब इस प्रोसेस के अंदर कुछ ना कुछ पार्शियली रिड्यूस मेटाबोलाइट प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल सुपर ऑक्साइड एनाइन है, हाइड्रोक्सल पेरोक्साइड है और हाइड्रोक्सल रेडिकल है। हाइड्रोक्सल रेडिकल सबसे ज़्यादा लीथल होता है। दूसरा मैकेनिज्म है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, लाइक अल्ट्रावायलेट लाइट, एक्सरेज होती है। ये करती क्या? वाटर की हाइड्रोलिसिस कर देती है, जिस केस में हमें हाइड्रोक्सल फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन देखने को मिलती है। तीसरा मैकेनिज्म है इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन के अंदर फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन को रिस्पिरेटरी बर्स्ट बोलती है, और यहाँ पे जो एंजाइम होते हैं वो NADPH ऑक्सीडेज होते हैं। इसके अलावा अगर दूसरे एंजाइम भी होते हैं लाइक जेंथिन ऑक्सीडेज है, वो भी सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं। अगर ल्यूकोसाइड के अंदर सुपर ऑक्साइड की प्रोडक्शन डिफेक्टिव हो जाए तो उसको बोलते हैं क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज। इसके बाद है एक्सोजीनस या ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म से, फॉर एग्जांपल CCl4 के मेटाबॉलिज्म से CCl3 फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है। इसको मैंने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है तो उसको जरूर देख लेना। ट्रांजिशन मैटर्स होते हैं लाइक आयरन और कॉपर है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन को डोनेट या एक्सेप्ट करते हैं ड्यूरिंग इंट्रासेलुलर रिएक्शन और फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन करते हैं। स्पेसिफिकली आयरन के लिए जो रिएक्शन आता है फेंटोन रिएक्शन है। जब आयरन हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो बनता है फेरिक है प्लस हाइड्रोक्सल फ्री रेडिकल प्लस हाइड्रोक्सल आयन होता है। अब मोस्ट ऑफ द इंट्रासेलुलर आयरन फेरिक स्टेट के अंदर होता है, तो पहले इसकी रिडक्शन होनी चाहिए फेरस के अंदर, तभी ये फेंटोन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। इसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड एंडोथेलियल सेल में, मैक्रोफेजेस में, न्यूरॉन में प्रोड्यूस होता है। एंडोथेलियल सेल के ऊपर ये क्या कराता है? प्लेटलेट की एग्रीगेशन को ब्लॉक कर देता है। मैक्रोफेजेस के अंदर ये माइक्रोबाइसेटल एक्शन होता है, न्यूरॉन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे काम होता है। लेकिन जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड ये फ्री रेडिकल के तौर पे काम आता है, उसके अलावा ये हाईली रिएक्टिव पेरोक्सीनाइट्राइड एनाइन बना सकता है। इसके अलावा NO2 और NO3 भी बना सकता होता है। अब ये कुछ प्रिंसिपल प्रिंसिपल फ्री रेडिकल्स लिखे हुए हैं लाइक सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोक्सल फ्री रेडिकल और पेरोक्सीनाइट्राइड। ओके, पेरोक्सीनाइट्राइड अनाइन है। तो जो सुपर ऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होता है? जब ऑक्सीजन की क्या होती है, अगर आप यहाँ से देखो, जब ऑक्सीजन की इनकम्प्लीट रिडक्शन होती है ड्यूरिंग द ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, तब क्या प्रोड्यूस होता है? सुपर ऑक्साइड होता है। ओके, या फिर ये फेगोसाइड के अंदर ऑक्सीडेस होता है जिसको बोलते हैं NADPH ऑक्सीडेस, उससे भी प्रोड्यूस हो सकता है। अब इसकी इनएक्टिवेशन क्या होती है? सुपर ऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया तो उसको H2O2 में कन्वर्ट कराता है सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। फिर H2O2 को तोड़ने वाला एंजाइम होता है ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज और कैटालेस। ओके,
ठीक है। और उसके पैथोलॉजिकल इफेक्ट क्या होते हैं उनको बाद में देखेंगे। जो H2O2 है ये सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज से प्रोड्यूस होता है बाय सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल, और इसके अलावा पेरोक्सिसोम के अंदर ऑक्सीडेज होती है, वहाँ से भी प्रोड्यूस होता है। तो जो कैटालेस होते हैं, कैटालेस पेरोक्सिसोम में होते हैं, ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज ये साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, वो उसको तोड़ देता है। इसके बाद है हाइड्रोक्सल फ्री रेडिकल। अभी हाइड्रोक्सल फ्री रेडिकल ये प्रोड्यूस होता है वाटर से भी प्रोड्यूस हो सकता है या H2O2 से भी प्रोड्यूस हो सकता है बाय फेंटोन रिएक्शन। अब ये इसकी रिडक्शन कैसे होती है या इसकी एक्टिवेशन किस तरह से होती है, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है बाय ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज। ओके। अब लास्ट है पेरोक्सीनाइट्राइड। ये बनता कैसे है, जब सुपर ऑक्साइड रेडिकल और नाइट्रिक ऑक्साइड ये रिएक्शन कर जाती है एंडोथेलियल सेल में, ल्यूकोसाइट पे और न्यूरॉन में, और इसकी इनएक्टिवेशन के लिए एंजाइम होती है या प्रोटीन होती है जिनको बोलते हैं पेरोक्सीडेटॉक्सिन, जो साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया में ये चीज़ें भी होती है, ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज। ठीक है। अब जो ये वाला है लिपिड्स को, प्रोटीन को, डीएनए को डैमेज करेगा। जो हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल है मोस्ट रिएक्टिव होता है, ये भी लिपिड, डीएनए और प्रोटीन को डैमेज करेगा। जबकि जो H2O2 होते हैं ये माइक्रोब्स को, सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये डायरेक्टली काम कर सकता है और ये क्लोजली काम करता होता है, जहाँ से प्रोड्यूस हुआ उधर ही जाके काम करता है। लेकिन जो H2O2 है थोड़ा दूर जाके काम करता है। तो इनके डिफरेंस से या MCQs को तैयार कर लेना। जो OCl नेगेटिव है इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस या ब्लीच। अब फ्री रेडिकल प्रोड्यूस तो हो जाती है 6 मैकेनिज्म से, लेकिन इनको इनएक्टिवेट करने के लिए 3 मैकेनिज्म होते हैं। पहला है एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रिएंट है, दूसरा प्रोटीन्स होती है, तीसरा एंजाइम्स होती है। एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रिएंट के अंदर विटामिन A, E, स्कॉर्बिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है। जैसे अब उसके बाद प्रोटीन है, आयरन को ट्रैप करने वाली प्रोटीन लैक्टोफेरिन है, ट्रांसफेरिन और फेरेटिन होती है, जबकि कॉपर को ट्रैप करने वाली सिरालोप्लाज्मिन होती है। कुछ एंजाइम्स होती है जो फ्री रेडिकल्स के स्कैवेंजिंग सिस्टम का पार्ट होती है। ये H2O2 और सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल को ब्रेक डाउन कर देते हैं। अब एंजाइम में कैटालेस है, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज और ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज है। जो ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज होता है साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, कैटालेस पेरोक्सिसोम में होता है। ठीक है। ओके। अब ये इनकी इनएक्टिवेशन आपको इस रिएक्शन से मिल जाएगी। अब हम पढ़ लेते हैं इनके पैथोलॉजिकल इफेक्ट को। तो इनके पैथोलॉजिकल इफेक्ट क्या होते हैं फ्री रेडिकल्स के, तो इनके 3 एक्शन होती है। पहला लिपिड के पेरोक्सीडेशन, दूसरा कोवलेंट मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन या ऑक्सीडेटिव मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, और तीसरा लीजन ऑफ डीएनए है। ओके। तो जो फ्री रेडिकल होते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेली के मेम्ब्रेन में लिपिड पेरोक्सीडेशन करवा देते हैं। ठीक है। अब होता ये है कि जो डबल बॉन्ड्स होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, उनको अटैक करता है ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल, स्पेसिफिकली OH नेगेटिव, OH डॉट या OH हाइड्रोक्सल फ्री रेडिकल। ठीक है। अब ये करते क्या, ये पेरोक्साइड क्रिएट करते हैं। जो पेरोक्साइड्स होती है वन स्टेबल होती है और ये ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन के जरिए, जिसको प्रोपेगेशन बोलते हैं, एक्सटेंसिव मेम्ब्रेन को डैमेज कर देते हैं। इसके बाद ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, सॉरी मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। जो फ्री रेडिकल होते हैं ये अमाइनो एसिड की साइड चेन की ऑक्सीडेशन करते हैं, प्रोटीन से क्रॉस लिंकिंग करवा देते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड बना देते हैं। इसके अलावा प्रोटीन बैकबोन की ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। जो ऑक्सीडेटिव मॉडिफिकेशन है एंजाइम्स की एक्टिव साइड को भी डिस्ट्रॉय कर देती है, उनके स्ट्रक्चरल प्रोटीन की कन्फर्मेशन को खराब कर देती है, और इसके अलावा प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन को भी बढ़ा देती है। इसके बाद है लीजेंस इन द डीएनए। जो फ्री रेडिकल्स होती है डीएनए के अंदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स क्रिएट करते हैं, क्रॉस लिंकिंग करते हैं, एडक्ट बनाते हैं, और इसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है या म्यूटेशन भी हो सकती है। ओके, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसके बाद है डिस्टर्बेंस इन द कैल्शियम होमियोस्टेसिस है, और फिर इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रेस है। तो हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं ये वाला, आपने इस डायग्राम को गौर से समझना है। तो जो कैल्शियम आयन होते हैं ये सेकंड मैसेंजर के तौर पे काम आते हैं बहुत सारी सिग्नलिंग मैकेनिज्म के जरिए, लेकिन एक मरतबा ये साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाए, वो भी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर, तो ये सेल इंजरी को करवाना शुरू कर देती है। ठीक हो गया। इसकी वजह से जो कैल्शियम को डिप्लेशन है, यानी जो सेल होता है वो इंट्रासेलुलर कैल्शियम को कम कर देता है बाय द कैल्शियम पंप होता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी कैल्शियम स्टोर हो जाता है। लेकिन अगर इस्कीमिया और टॉक्सिन्स होते हैं वो साइटोसोलिक कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देते हैं, यानी इनके स्टोर्स को बढ़ा देते हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इन्फ्लक्स को बढ़ा देते हैं। अब जो कैल्शियम होता है माइटोकॉन्ड्रिया में एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है। ओके, तो वो माइटोकॉन्ड्रियल परमिएबिलिटी ट्रांजिशन पोर को ओपन कर देगा, वो एटीपी की जनरेशन को खराब कर देगी। ठीक है। और इसके साथ साथ जो साइटोसोलिक कैल्शियम होता है वो बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट कराना शुरू कर देगा, लाइक फॉस्फोलाइपेज है जो मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड को डिस्ट्रॉय कर देती है, प्रोटीएस मेम्ब्रेन और साइटोस्केलेटल प्रोटीन को तोड़ देती है, एंडोन्यूक्लियस डीएनए और क्रोमेटिन को तोड़ देती है, एटीपीएस एटीपी की डिप्लेशन करवा देती है। लास्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रेस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रेस या इसको अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है प्रोटीन की ट्रांसलेशन कराना, प्रोटीन की सिंथेसिस कराना। लेकिन अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मिसफोल्डेड प्रोटीन की एक्युमुलेशन होती है तो एक अडाप्टिव मैकेनिज्म को स्टिमुलेट करते हैं और एपोप्टोसिस करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखो, नॉर्मली क्या होता है कि फोल्डिंग करवाने वाले चैपरॉन्स प्रोटीन्स होती है। ठीक है। चैपरॉन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन्स होती है जो फोल्डिंग करवाती है न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन की। ठीक हो गया। लेकिन ऐसी प्रोटीन जिनकी मिस फोल्डिंग होती है तो वो प्रोटीन की यूबिक्यूटिनेशन होती है और प्रोटियोलाइसिस होती है। लेकिन अगर अनफोल्डेड या मिसफोल्डेड प्रोटीन की एक्युमुलेशन हो जाए तो एक अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स या ईआर स्ट्रेस एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। अब ईआर स्ट्रेस ऐसे सिग्नलिंग पाथवे को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है जो करते क्या है, ये आपको नजर आ रहा होगा। ईआर स्ट्रेस कब होता है? जब प्रोटीन फोल्डिंग डिमांड ज्यादा होगी है एज कम्पेयर
टू प्रोटीन फोल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है, यानी चैपरोन्स कम पड़ गया और मिसफोल्डेड प्रोटीन ज़्यादा आ गया। तो ये करता क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रेस करता क्या है कि ये प्रोटीन की प्रोडक्शन को कम कर देता है, ओके, ट्रांसलेशन को स्टॉप कर देता है, और दूसरी तरफ से ये करता क्या है कि ये ट्रांसलेशन को कम करके चैपरोन की प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, फाइनली प्रोटीन के फोल्डिंग को बढ़ा देता है। इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रेस होता है। ठीक हो गया, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रेस हो जाएगा और इसको आप तैयार कर लेना। लेकिन अगर अडाप्टेशन नहीं होती तो वो सेल एपोप्टोसिस के लिए उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रेस होता है। अब इनकी रिवीजन कर लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी या एटीपी की डिप्लेशन होती है तो एनर्जी डिपेंडेंट फंक्शन फेल हो जाती है, रिवर्सिबल सेल इंजरी, फिर इसके बाद इरिवर्सिबल सेल इंजरी और नेक्रोसिस। माइटोकॉन्ड्रिया का डैमेज होता है तो एटीपी की डिप्लेशन की वजह से होता है, फेलियर ऑफ एनर्जी डिपेंडेंट सेलुलर फंक्शन एंड नेक्रोसिस होती है, और अगर माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन लीकेज कर गई तो एपोप्टोसिस हो सकती है। अगर सेलुलर मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी ज़्यादा हो जाती है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन सबको अफेक्ट करती है, नेक्रोसिस हो जाती है। डीएनए का डैमेज होना या मिसफोल्डेड प्रोटीन का एक्यूमुलेट होना तो वो एपोप्टोसिस को ट्रिगर करता है। जबकि आरओएस का कोवलेंट मॉडिफिकेशन है न्यूक्लिक एसिड की लिपिड्स की तो वो नेक्रोसिस वगैरह करवा देती है। जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है तो वैसे एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट को डैमेज कर देती है, और इसके अलावा एपोप्टोसिस भी करवा देती है बाय द माइटोकॉन्ड्रियल परमिएबिलिटी ट्रांजिशन पोर। ठीक हो गया, ओके। इसके बाद अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स और ईआर स्ट्रेस होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर अगर मिसफोल्डेड प्रोटीन की एक्युमुलेशन होती है तो वह एक अडाप्टिव मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है जो सेल को सर्वाइव करने में हेल्प देता है। लेकिन अगर रिपेयर कैपेसिटी से काम आगे चला जाता है, यानी अगर रिपेयर नहीं कर सकता या प्रोटीन को मजीद फोल्ड नहीं कर सकते तो उस सेल की एपोप्टोसिस हो जाती है। और कुछ सिलेक्टिव एग्जाम्पल लिखी हुई है या कुछ ऐसी डिजीज है जो प्रोटीन के मिसफोल्डिंग की वजह से होती है, लाइक सिस्टिक फिब्रोसिस के में CFTR प्रोटीन होता है, फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रॉल में LDL रिसेप्टर है, TSH में हेक्सोसामाइनेटेस बीटा सब यूनिट होता है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन के अंदर अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी होती है, क्रोर्सफील्ड-जैकब सिंड्रोम के अंदर प्रियॉन की डेफिशिएंसी होती है, प्रियॉन अफेक्टेड प्रोटीन होती है, जबकि अल्जाइमर के अंदर अमाइलॉइड बीटा प्रोटीन की मिसफोल्डिंग होती है। तो हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हमने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, तकरीबन इस पूरे टॉपिक को मैंने कवर किया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक मैंने पूरे टॉपिक को कवर किया हुआ है इस फ्लो चार्ट में, हाइपोक्सिया, इस्कीमिया, केमिकल टॉक्सिक इंजरी और इस्कीमिया रिपरफ्यूजन इंजरी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। कल मैं वीडियो अपलोड करूँगा अडाप्टेशन से रिलेटेड, तो अडाप्टेशन वाली वीडियो कल आएगी, तो प्लीज़ कल का वेट कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।